नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 3। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता। 1500 रुपए में 2500 रुपए के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपए और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़ कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं? जालपा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरियां, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है। ना कुछ खाती पीती है, ना किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक शैया ना छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है, सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात ना टाल सकता, पर यह कुछ कहे भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत ना बैठे रहते। जब तक सारी चीजें ना बनवा लेते, रात को नींद ना आती। मुंह देखे की मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें? जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ? वह रमा से केवल खिंची ही ना रहती थी। वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती।
बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट ना कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा ना कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर भी ना रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई है? जालपा बोली, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ ने कहा, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा बोली, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी।
रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था? जालपा बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रामानाथ बोला, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। ना मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा जी से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रामानाथ ने कहा, कोई नहीं होते। जालपा बोली, कोई नहीं, अगर कोई होते तो मुझे यो ना छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू ना पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ। कोई झूठो भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से बात, न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम ही को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा बोली, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रामानाथ बोले, मक्खी चूस ना होते तो इतनी संपत्ति कहां से आती? जालपा ने कहा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलिहान है, बाग बगीचे है, जी बहलता रहेगा। रामानाथ ने कहा, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। ना जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जालपा ने कहा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रामानाथ ने कहा, तलाश कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा ने कहा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रामानाथ ने कहा, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा बोली, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे ना सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा बोली, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना। कल ही थोड़े लौट आओगे? रामानाथ ने कहा, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूं? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक ना लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोन्हे होते हैं।
मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी, पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ ने कहा, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूं। जालपा बोली, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते। दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर ना बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं? सिनेमा ही देख आवें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ? चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ ने कहा, कुछ भी नहीं। रमेश बाबू बोले, बहुत अच्छा हुआ, थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ ने कहा, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश बोले, बाबूजी के पास क्या काई का खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहां से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपए होंगे, तो अभी तो बच्चे भी सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ ने कहा, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ ने कहा, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ ने कहा, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश बाबू बोले, अजी 2-4 चाले चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा, जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ बोले, ओह क्या गलती हुई? रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खान साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ,
सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी है। वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश बाबू बोले, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है? रमानाथ बोले, वेतन तो 30 है। रमेश बाबू बोले, हाँ, वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ ने कहा, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश बाबू बोले, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रमानाथ ने कहा, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश बाबू बोले, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करें? 30 रुपए में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहकहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश बाबू बोले, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शहर, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ बोले, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश बाबू ने कहा, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मानसी किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके? फिर शहर। रमानाथ बोले, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश बाबू बोले, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाएगा। यह है शह और मात। रमानाथ ने कहा, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी हो तो कहिएगा। रमेश बाबू बोले, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ ने कहा, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश बाबू बोले, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूं कि आज यही सोएंगे, इंतजार ना करें। तो उन्होंने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ बोले, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश बाबू ने कहा, तो मुंह धो डालो, बरग रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ ने कहा, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कर लीजिए? रमेश बाबू बोले, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह ना किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था।
आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक ही जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश बाबू बोले, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ बोले, आप दे दीजिएगा। रमेश बाबू ने कहा, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ बोले, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूं। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलते हुए बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश बाबू बोले, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी। रामानाथ ने कहा, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश बाबू बोले, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूं, तैयार हो जाओ। रामानाथ ने कहा, मैं तैयार हूं, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश बाबू बोले, कहता तो हूं, अभी आधा घंटे तक रुका हुआ हूं। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रामानाथ बोले, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश बाबू बोले, मुझे गालियां दिलवाओगे और क्या फिर कभी ना आने पाओगे? रामानाथ बोले, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूं। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास ना जाना पड़ेगा? रमेश बाबू बोले, और क्या, तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसीओ सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रामानाथ ने कहा, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदे कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश बाबू बोले, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ ने कहा, तो फिर मैं घर जाता हूं, यह सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश बाबू बोले, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूं। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रामानाथ ने कहा, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हुए हो गए होंगे। रमेश बाबू बोले, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रामानाथ ने कहा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने का किसको जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए।